बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। यंग गर्ल्स आर अंडर ट्रिमेंडस एंजाइटी। प्रिविलेज्ड घरों में आजकल उनको रुकने के लिए गर्ल्स को बच्चा जरूरी है। महाभारत का क्या कनेक्शन है सरोगेसी से? वो युग बहुत विकसित था। कौरव जो 100 भाई बहन हुए हैं, सरोगेसी एक वे है टू ब्रिंग लाइफ ऑन द अर्थ। बलराम का पैदा होना वो भी सरोगेसी का ही रूप से देखा जाता है। सरोगेसी पर आज भी बात करना टैबू क्यों है? हमारे इंडिया में पता क्या है कि परिवार की शादी हो रखी है कपल से, वाइफ को नहीं हो पा रहा, बच्चा नहीं हो पा रहा, या हस्बैंड ये प्रॉब्लम है। दिस इज अ वेरी प्राइवेट मैटर। भारत में आज की तारीख में सरोगेसी कितनी कॉमन है? ये एक ग्लोबल हब है, किराए की दुकान है, ठीक है, जहाँ बच्चा एक सामान। वो कौन लोग हैं जो सरोगेसी कर रहे हैं? कईयों के पार्टनर्स बहुत काबिल तारीफ होते हैं जो आके बोलते हैं मैडम इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट हैपनिंग, ये नहीं हो रहा, हमें आगे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो सरोगेट होती है वो कौन होती है? क्या इसका अपने ब्रदर इन लॉ के साथ कोई अफेयर है? ये प्रेग्नेंट कैसे घूम गई थी? बट तो अगर आप अपनी बहन या भाभी से बोलेंगे कि मुझे आप सरोगेसी से बच्चा पैदा करके देंगे, तो कल को भाभी खड़ी हो सकती है कि डोमेस्टिक वायलेंस है। जो सरोगेट्स होती हैं क्या वो बेबी से अटैच्ड होती हैं? जब कईयों ने अपने बच्चे का नाम इंदिरा, इंडिया, आशा, आई कैन टेल यू गो एंड ऑन। धड़ल्ले से सरोगेसी हो रही है जिसमें आप कानून को बाईपास करके निकल जाते हैं और उसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, तो मतलब लोग लॉ को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। क्रिमिनल लॉ है ये, कोई सिविल लॉ नहीं है। क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि कोई सरोगेट ने बच्चा देने से मना कर दिया हो? हम पेरेंटल ऑर्डर लेते हैं जिससे कपल के राइट क्रिस्टलाइज हो जाते हैं एज अ पेरेंट। होना ये सुनने में बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है कि आप एक लाइफ आपके अंदर जिसको आप ग्रो कर रहे हो और 9 महीने तक आप उससे कोई अटैचमेंट नहीं रखोगे। शायद हमारी फेक बुक फेसबुक पे होगा, ठीक है, हमारे वो शायद इंस्टा को जो हम सोचते हैं वो शायद इंस्टा लाइफ दिख रही है, वो दो स्माइल्स, इंस्टा स्माइल्स, बट द रियल स्टोरी इज लॉट ऑफ टीयर्स, लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे issues। नमस्कार, मोस्ट वेलकम टू अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट। अगर मैं आपसे पूछूं शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, शिल्पा शेट्टी, एकता कपूर, तुषार कपूर, करण जौहर, इन सभी में कौन सी वो एक चीज है जो कॉमन है, तो आप सोच में पड़ जाएंगे। वेल, ये सभी सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बने हैं। सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि हमारे देश में बहुत से ऐसे आम लोग भी हैं जो सरोगेसी के जरिए पेरेंट्स बनते हैं या फिर बनने की इच्छा रखते हैं। क्या होता है सरोगेसी का प्रोसीजर? कैसी होती है सरोगेट्स की और इंटेंडिंग कपल की पूरी जर्नी? भारत का कानून किसको सरोगेसी की इजाजत देता है? ये सभी बातें होंगी आज के इस पॉडकास्ट में, और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी गेस्ट जो कि भारत की पहली फर्टिलिटी लॉयर हैं, सैकड़ों लोगों की सरोगेसी में मदद कर चुकी हैं और पिछले 2 दशक से रिप्रोडक्टिव राइट्स पर काम कर रही हैं, एडवोकेट राधिका थापर बहर। Most welcome, Radhika, to my podcast, and it's such a pleasure to have you here. Thank you, Ajita, and thank you for such a warm welcome and warm introduction. एंड ये एक ऑनर लगता है जब आपके मुंह से सुनना पड़ रहा है और सब बोलते हैं कि आप एक फर्टिलिटी लॉयर हैं, तो अच्छा लगता है, एंड थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम। आज का जो कॉन्वर्सेशन है राधिका, वो जो सब्जेक्ट है बहुत सारे लोगों के लिए पहेली है, तो हमारी कोशिश यही होगी कि आज के अपने इस कॉन्वर्सेशन में हम सभी को कंप्लीट और एकदम अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन दें। बिल्कुल जी, बिल्कुल अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन पब्लिक तक जाएगी, बिकॉज ये बहुत एक सेंसिटिव मुद्दा है, परिवार को बनाने का मुद्दा है, और हम ये चाहेंगे कि समाज को सही और बिल्कुल अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन जाए। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले मैं शुरू करूंगी आपकी जर्नी से, क्योंकि आप भारत की पहली फर्टिलिटी लॉयर है। ये अपने आप में ही बहुत इंटरेस्टिंग है और इतने टाइम से आप इस पर काम कर रही है, तो आपने फर्टिलिटी को क्यों चुना और कैसे चुना? सो अजीता, अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैंने पढ़ाई में, जब मैं लॉ कर रही थी, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मास्टर्स की और आई एम अ स्कॉलरशिप होल्डर। तो उन मुद्दों को जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल में मास्टरी कर रहे थे, तो एक चीज़ को समझ आया कि घरों में और बच्चों को इज्जत मिले ना मिले, लेकिन कानून में तो उनके लिए बनेगा, स्पेशल लॉ बनता है, प्रोविजन बहुत स्ट्रिक्ट बनती है उनके अधिकारों के लिए। तो ये मुझे पता था कि ये एक मुद्दा है, वुमेन और चिल्ड्रन रिलेटेड इश्यूज से है। सो मेरी प्रैक्टिस की शुरुआत किसी अन्य वकील की तरह ही हुई।
सिविल लॉ में मैं अपनी करना चाहती थी, दिल्ली में आई, मेरी कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई पेरेंट ऐसा नहीं कि जो पीछे से वकील हो। लेकिन एक ऐसा जिस ऑफिस में मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, वहाँ एक सरोगेसी रिलेटेड एक क्वेरी आ गई, जिसको मैंने बहुत तरीके से अगेन एज़ आई टोल्ड यू, क्योंकि मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाई की है, उसको रिलेटेड जब मैंने समझा कि ये मुद्दा आने वाले टाइम में एक रूपरेखा लेगा, एक लॉ का बहुत बढ़िया, एक बहुत आगे जाने वाला है और इस विषय को मुझे देखना चाहिए अधिकारों को लेके, विमेन की अधिकार उसमें जुड़े हुए हैं। ये क्वेरी कब आई थी? ये किस 2007 की बात है, हुँ। ठीक है? तो बस मुझे नहीं पता था एक केस मेरी कॉलिंग बन जाएगा। इट इज़ एक्चुअली लाइक दैट। और वो एक केस में 11 दिन में हमने बच्चा, वो विदेश का केस था, हमने 11 दिन में वो बच्चा इंडिया से बाहर भेजा। मुझे शाबाशी मिली, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने इनफैक्ट क्लाइंट को बोला कि आप जिस भी लॉयर से ये आपने अपनी फाइल बनाई है, इट्स रियली वेरी वेल, एवरीथिंग इज़ डन वेरी नाइसली। बस फिर उसके बाद में काफ़िला जुड़ता गया, हम आगे बढ़ते गए। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि भारत में आज की तारीख में सरोगेसी कितनी कॉमन है? सरोगेसी अब काफ़ी कॉमन होती जा रही है। अगर मैं आपको ये बात बताऊँ कि 2005 में पहली नज़र पड़ी थी सरकार की इसके इन मुद्दों के ऊपर। गुप्त रोग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं, ये ऐसा ही सरोगेसी में क्या है कि आप जब भी फर्टिलिटी, चलो मैं शुरुआत ऐसे करती हूँ, रिप्रोडक्टिव से, हमारा जो रिप्रोडक्टिव चीज़ क्या होती है कि मियाँ-बीवी का एक बच्चा नेचुरल कोर्स से उनका बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब वो नहीं किसी भी कारण से पैदा कर पाते, तो वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़ते हैं। अब वो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे हर गली-नुक्कड़ में, जब हम अगर रेलवे क्रॉसिंग पास कर रहे हैं या हम किसी कस्बे की किसी गली में जा रहे हैं, तो कहीं-कहीं ये लिखा होता था, गुप्त रोग विशेषज्ञ, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है तो आप उसकी जाँच कराएँ। आज भी शायद उन दीवारों हुँ। पे ये वाले एडवर्टाइज़मेंट्स होंगे। बिल्कुल होगा। हाँ। तो 2005 में आईसीएमआर मेडिकल काउंसिल का एक विंग है जो रिसर्च से जुड़ा होता है। उस विंग ने इस मुद्दों को लेके इसको एक लेवल का, इस स्पेशलिटी को, जिसको आज हम आईवीएफ स्पेशलिस्ट बोलते हैं डॉक्टर्स को, क्लिनिक्स जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं, जो जिसको हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, सरोगेसी उसका एक हिस्सा है, वो बोलते हैं, उसको एक मेन स्ट्रीम में लेके आए। ठीक है? मतलब उसके ऊपर एक गाइडलाइंस। सो एज अ लॉयर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि जब स्टैंडर्ड ऑफ केयर होती है, एस्टैब्लिश होनी होती है, तभी आप जाकर उस मेडिकल ट्रीटमेंट को आप पब्लिक में दे सकते हो। वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर की एक गाइडलाइंस आए, कौन कर सकता है, क्या कर सकता है, बट दोज गाइडलाइंस वर प्रीटी लिबरल गाइडलाइंस। हुँ। सो 2005 में सरकार का अनुमान था ये 25 मिलियन करोड़ का ये एक बिजनेस इंडस्ट्री इंडिया में है या रेडी हो रहा है, इसलिए इसके ऊपर कानून लाना या इसके ऊपर एक रूपरेखा देना, गाइडलाइन देनी बहुत अनिवार्य है। तो वहां से शुरुआत हुई इसकी 2005 से। लेकिन कानून की शुरुआत हुई बाद में। लेकिन ये जो सरोगेसी है, इसकी जो प्रक्रिया है, सरोगेसी तो बहुत पहले शुरू हो गई थी बिकॉज़ मैंने कहीं पर पढ़ा था कि शायद 1978 में इंडिया में पहला सरोगेसी बेबी जो कि लड़की थी, वो बॉर्न हुई थी कोलकाता में। यानी कि सरोगेसी के हाँ, दुर्गा। हाँ, तो 1978 में पहला सरोगेसी बेबी बॉर्न हुआ था हमारे देश में। देखिए वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का बच्चा था, हुँ। ठीक है? उसको हम सरोगेसी नहीं, वो आईवीएफ ट्रीटमेंट, लुई ब्राउन जो थी वो 25 जुलाई 1979 में पैदा हुई थी। उसके बाद में दुर्गा जो हमारी इंडियन है, वो उसके पैरेलली ही इंडिया में ट्रीटमेंट चल रहा था उस समय, ठीक है? बस ये है कि लुई ब्राउन का जन्म पहले हो गया और हमारा इंडियन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से जन्म दुर्गा का कुछ देर बाद हुआ। लेकिन ये सब चीज़ें, प्रक्रिया जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत पहले से शुरुआत हो चुकी थी इन सब चीज़ों की, और जब तक कानून किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो एक परमिसिबल एक्टिविटी रहती है। हुँ। तो उसी चलते सरोगेसी इंडिया में हो रही थी और 2005 में सरकार ने पहली एक गाइडलाइन उसमें तय की। बहुत बड़ा ये बिज़नेस था अभी तक महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, इंडिया पूरा जिसे कह सकते हैं सरोगेसी का ग्लोबल हब बना हुआ था। कुछ बिल साल पहले तक बिल लोग विदेशों से यहाँ पर सरोगेसी के लिए आते थे और गुजरात और महाराष्ट्र तो बहुत ही फेमस रहे हैं इस चीज़ के लिए, वहाँ पर खूब सरोगेसी होती थी। लेकिन मैं और जैसा कि आपने बिज़नेस अभी कहा, तो मेरे पास जो फिगर्स हैं जो मैं देख रही थी उसमें $400 मिलियन का हर साल एनुअली ये बिज़नेस हुआ करता था।
तो क्या आज भी ये बिजनेस वैसा ही है? अ, अब अब कुछ चीज़ों में ज़रूर बदलाव आया है, क्योंकि सरकार ने विदेशी लोगों को इंडिया में सरोगेसी अवेल करने से मना कर दिया। हम्म, लेकिन अ एट द सेम टाइम इंडियन मासेस में अवेयरनेस, हमारी अपनी पॉपुलेशन इतनी। सो पहले क्या था कि विकसित देशों से, डेवलप नेशन से, जहाँ पे फर्टिलिटी के बड़े इश्यूज थे, उन्होंने शुरू किया। हमारा इंडियन माइंडसेट कंजर्वेटिव है। हमारे घरों में अ, अगर बच्चा सरोगेसी से आ भी सकता है तो माइंडसेट ही नहीं ओपन है, राइट? लोग सुनना ही नहीं चाहते कि ये भी एक तरीका है, ये भी एक एडवांस ट्रीटमेंट है जिससे घर में खुशी आ सकती है। सो अभी भी बहुत क्लोज्ड माइंडसेट है। सो इंडिया अपने आप में, हमारे इतनी पॉपुलेशन है कि जो आप आंकड़े बोल रहे हो, आसानी से आज की डेट में भी उससे ज्यादा बिजनेस होगा इंडिया में, और सरोगेसी के चलते हो सकता है। तो फिर वो कौन लोग हैं जो सरोगेसी कर रहे हैं अगर इतना क्लोज्ड माइंडसेट है? हाँ, तो अभी देखिए धीरे धीरे खुल रहा है ये सारा, लोगों का माइंडसेट ओपन अप हो रहा है, अवेयरनेस जैसे फैल रही है, वो सारी हो रही है पैन इंडिया से, और बाहर से ओसीआई कार्ड होल्डर्स अलाउ कर दिए हैं सरकार। तो ओसीआई कार्ड होल्डर्स इंडिया में आके ये ट्रीटमेंट करवा सकते हुँ। लेकिन जैसा कि आपने पहले कहा राधिका कि एक वक़्त था जब फर्टिलिटी को आम देसी एडवर्टाइज़मेंट्स में गुप्त रोग लिखा जाता था और बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आता था कि इसका मतलब क्या है? वो बेसिकली इनफर्टिलिटी की बात हो रही थी। अ, उसी का एक हम कह सकते हैं कि एक ब्रांच है सरोगेसी। हैं। तो सरोगेसी पर आज भी बात करना टैबू क्यों है? क्योंकि मैंने जो फिगर्स देखी एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ही कंज़र्वेटिव आंकड़ा है, लेकिन इंडिया में हर साल 25,000 बच्चे सरोगेसी के थ्रू पैदा होते हैं। ये कंज़र्वेटिव आंकड़ा है, यानी कि इससे कहीं ज़्यादा हो रहे होंगे। तो फिर जब बच्चे इतने पैदा हो रहे हैं, आप भी बता रहे हैं कि लोग बहुत सरोगेसी कर रहे हैं, लेकिन उस पर बात नहीं कर रहे हैं, तो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये अभी तक आप शर्म, हिचक ये क्यों है बात करने में? सबसे पहली बात वही है, इनफर्टिलिटी अपने आप में एक शर्म, एक मुद्दा है। एक ऐसा मैंने मैंने देखा, देखिए अजीता, जब पेशेंट मेरे सामने आता है तो बड़ा इजी नहीं है उसके लिए ओपन अप होना कि हम हमारे लिए एक इनफर्टिलिटी इशू था। आप बाकी सारी बात कर सकते हैं, कई बार सरोगेसी को लेके आप अपने परिवार में कि वाइफ को नहीं हो पा रहा, बच्चा नहीं हो पा रहा, या हस्बैंड ये प्रॉब्लम है। दिस इज अ वेरी प्राइवेट मैटर। ये प्राइवेट मैटर में आपको ओपन अप होने में बहुत टाइम लगता है। वो फिर परिवार की एक्सेप्टेंस, हमारे इंडिया में पता क्या है कि परिवार की शादी हो रखी होती है कपल से, अगर आप सच में माने, कपल की शादी है। एंड आई एम सरप्राइज्ड। आपको मैं एक इंसिडेंट, ये इससे थोड़ा सा मैं डेविएट करती हूँ, लेकिन इंसिडेंट मुझे, मेरी 2 डॉटर्स हैं, ठीक है? और मैं खुद इस फील्ड में, आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, तो मैं आपने आस-पास सारे डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर्स हैं, तो शायद आपका जो समाज है, आपका वही बन जाता है जो आप देखते हैं। तो मैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रही थी, तो मुझे तो लग रहा था औरतें बहुत विकसित हो गई हैं, औरतें बहुत आगे हो गई हैं। किसी घर में ऐसा होता ही नहीं है कि बेटा-बेटी की अब वो रिक्वायरमेंट है, ये लॉ, बीइंग अ लॉयर आई वाज़ फीलिंग कि ये लॉ रिडंडेंट होता जा रहा है, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स सिलेक्शन। बट मेरे आँखों के सामने इतने मुद्दे आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दिल्ली के अच्छे परिवार जब सरोगेसी करवा ली उन्होंने, पहले उनको लगता है ट्रीटमेंट की कॉस्ट इतनी हाई है, और फिर बेटी पैदा हो गई तो बेटी ले जाना मना कर रहे हैं, ठीक है? सो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो जो इससे अब मैं उसी बैकड्रॉप, आपके सवाल के ऊपर आती हूँ कि लोग बात क्यों नहीं करते? टिल डेट, आपकी प्रिविलेज्ड फैमिली से हो, आप अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से हो, औरत को वो लिबर्टी नहीं है। वो मेंटली बहुत चैलेंज्ड फील करती है जब वो इनफर्टिलिटी से गुजर रही होती है। एंड आई रियली थैंक दोज सपोर्टिंग पार्टनर्स। कईयों के पार्टनर्स बहुत काबिल तारीफ होते हैं जो आके बोलते हैं, मैडम इट्स नॉट हैपनिंग, इट्स नॉट हैपनिंग, ये नहीं हो रहा, हमें आगे ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दे टेक इट इन अ स्ट्राइड। बट बहुत सारे लोग बहुत पर्सनल हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जिस घर में आप देखिए कि भाई प्रिविलेज्ड फैमिलीज स्पेशली, वेयर विमेन हैज टेकन इट एज कि इसको तो घर में लेके आए, एवरीथिंग इज देयर, अब इसको तो कोई स्ट्रगल नहीं है, एटलीस्ट बच्चा तो देगी ये। हुँ। आप सोचिए, आज की डेट में भी ये माइंडसेट है कि ओके, शी इज नॉट डूइंग एनी वर्क, किचन इज वेल टेकन केयर ऑफ, सारा कुछ तो काम हो रहा है। अब ये आ रही है, इसका मतलब सर्वाइवल के लिए अगर ये रह रही है यहाँ पर, तो एटलीस्ट बच्चा तो देगी ना। सो ये पढ़ी-लिखी फैमिलीज़ का माइंडसेट है। पढ़ी लिखी फैमिलीज का माइंडसेट है। गर्ल्स, यंग गर्ल्स, यू नो अब अब इस उम्र के दौरान पे मैंने हर वर्ग की औरतों को अपने पास आते देखा। अपने से बड़ी उम्र की वर्ग की, अपनी वर्ग की, अपने से छोटी उम्र की वर्ग की।
हर महिला को आते देखा है और हर महिला का मैंने दृष्टिकोण देखा है। यंग गर्ल्स आर अंडर ट्रेमेंडस एंजाइटी। प्रिविलेज्ड घरों में आजकल उनको रुकने के लिए गर्ल्स को बच्चा जरूरी है। आज की डेट में भी ये माइंडसेट है। Rich family, यस, educated family. they want to give they want to give a waris. If you want to ask me in a very local language, वो एक वारिस देना चाहती हैं परिवार। Really? परिवार की आस्क है, बिल्कुल। In 2025, we are talking about a मतलब in 2025 families को अभी भी ये लगता है कि वो शादी इसलिए कर रहे हैं अपने बेटे की कि उनको जो डॉटर इन लॉ आएगी वो परिवार को वारिस देगी। बिल्कुल, ये It is not a union of two people. नो, आई एम वेरी सॉरी। मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा बहुत ब्यूटीफुली। और अगर आप मुझे यकीन माने, जिस कपल में ये मैं कॉर्ड देखती हूँ ना कि ये दिस तो रियली मेड फॉर ईच अदर, इट्स नॉट फॉर अ चाइल्ड, आई रियली कॉम्प्लीमेंट। आई टेल देम कि मजा आ गया। आज पता चला कि आप अपने लिए अपने परिवार को एक दूसरे रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं। देयर इज एंजाइटी, हाउ विल आई होल्ड ऑन दिस मैन, ही हैज एवरीथिंग इन लाइफ, आई एम अनेबल टू गिव हिम चाइल्ड, हाउ विल आई होल्ड ऑन दिस मैरिज, how will I stay in this house, how will I get my respect from the elderlies in the family? Girls younger to us are in tremendous anxiety, everyday anxiety, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। ऐसा कोई केस आपके पास आया है? बिल्कुल आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं, ऐसे केसेस आते हैं जिसमें दे इन अ वे, आपको मैं केस बताती हूँ। अमेरिका का एक क्लाइंट है, हमारे पास क्लाइंट है उसका, लेकिन अब सरोगेसी सरकार के अंडर आ गई है। उसमें टाइमलाइंस होती हैं, हम टाइमलाइंस नहीं बता सकते, कोई गारंटीड फ्रेमवर्क नहीं होता टाइमलाइंस का। बट आफ्टर एवरी फ्यू डेज शी फील्स, मैम मुझे मुझे मेरा अप्रूवल कब आएगा, क्योंकि मैं मैम बहुत मेंटल डिस्ट्रेस में हूँ, आप समझ नहीं पा रही मैम, मैं आपको बता नहीं पा रही मेरे घर के हालात कैसे, मेरी मेंटल फ्रेमवर्क कैसा है। एंड आई टेल देम, यू एक्सप्लेन टू योर पार्टनर, मेक मी स्पीक टू योर हस्बैंड। देखिए मैं आपके हस्बैंड की काउंसलिंग करती हूँ। मैडम नहीं, उनसे आप बात मत कीजिए मैडम, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा डिसीजन है मैडम, मैंने उनको बड़ी मुश्किल से मनाया है और हमने ये प्रोसेस करना है। सो ऐसी इस तरह से अभी भी अगर हम ये सोचते हैं हम बहुत विकसित हो गए, हमारा समाज बहुत विकसित हो गया, औरत को बहुत बढ़िया वाओ सो कॉल्ड दर्जा मिला है, वो शायद हमारी फेक बुक फेसबुक पे होगा, ठीक है, हमारे वो शायद इंस्टा को जो हम सोचते हैं वो शायद इंस्टा लाइफ दिख रही है, वो दो स्माइल्स, इंस्टा स्माइल्स, बट द रियल स्टोरी इज लॉट ऑफ टीयर्स, लॉट ऑफ स्ट्रगल टू प्रूव योरसेल्फ दैट यस आई डिजर्व टू लिव अ लाइफ इवन इफ आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू गिव बर्थ। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इश्यूज। तो फिर जिस तरह से ये जो फर्टिलिटी क्लिनिक्स हर गली नुक्कड़ पर आजकल मशरूम कर गई हैं, दिस इज प्रिसाइसली द रीजन दिस इज प्रिसाइसली द रीजन कि जी हाँ, जो लोग इन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं एटलीस्ट उनको एक रिलीफ है। तो अब विद सरोगेसी का ऑप्शन, यू थिंक लाइफ हैज बिकम बेटर फॉर सच जी पीपल? जी बिल्कुल। देखो कोई भी टेक्निक आती है, कोई एडवांसमेंट आती है, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता ही है। जहाँ हम उसके फ्लॉज देखते हैं, जहाँ हम उसके नेगेटिविटी देखते हैं, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। इट्स समथिंग लाइक कि आपको एक आप में एक डेफिशिएंसी है, आपका वूम कॉम्पिटेंट नहीं है, एंड somebody इज प्रोवाइडिंग दैट रूम फॉर अ लिटिल बेबी योर लाइफ टू कम इन। सो वो ट्रीटमेंट उसको देखा है। और आप तो मुझे 1970s की बात कर रहे हैं, हमारा महाभारत सारा सरोगेसी याटी ट्रीटमेंट से है। हमारे महाभारत का क्या कनेक्शन है सरोगेसी से? ये तो इंटरेस्टिंग है, बट अगर आप देखा जाए कि कौरव ब्रदर्स वर 100 सिबलिंग्स दे वर, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से एक एंगल दृष्टिकोण शो करता है। बिकॉज हम लोग ये भी मानते हैं, हमारी धरती माँ है भारत में, हम ये मानते हैं कि वो युग बहुत विकसित था। सीता मैया को हमने विमान में जाते हुए देखा, तो आज हम उन विमान में बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं था कि वर्ग वो पिछड़ा हुआ था। उसमें अगर आप देखेंगे कुंती पुत्र कर्ण, हम कहते हैं कि वो जी सूर्य की दृष्टि पड़ी और दृष्टि पड़ी हाँ, है। So that could be an example of sperm donation, right? स्पर्म डोनेशन। जी हाँ। And then we say that कि 100 brother sisters हुए हैं, so they could be surrogates also there at that particular time, जो 100 भाई बहन हुए हैं। Then we have बलराम का पैदा होना, वो भी सरोगेसी का ही रूप पे देखा जाता है।
सो ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में है, हमारे शास्त्रों के बैकअप के कारण सरोगेसी सरकार को भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि ये सरोगेसी एक वे है टू ब्रिंग लाइफ ऑन द अर्थ। साइंटिफिक प्रोग्रेशन जितना होता है, अगर उससे किसी एक ह्यूमन बीइंग को भी मदद मिलती है तो वो तरीके से पॉजिटिव से आप आगे, मतलब व्हाट इज दिस प्लैनेट फॉर, ह्यूमन बीइंग्स आएंगे तब ये प्लैनेट चलेगा ना। तो ये एक रास्ता है फॉर ह्यूमन लाइफ टू कम ऑन अर्थ। तो इस तरीके से हमारे शास्त्रों से ये बात आगे चलती इसका प्रोसीजर भी समझते चलते हैं इस बातचीत के साथ साथ, ताकि वो तमाम लोग जिनके मन में कोई भी जानकारी का अभाव है, कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, एटलीस्ट वो लोग ये समझ पाए। मैं बहुत बेसिक सा आपसे सवाल ये पूछती हूँ कि सरोगेसी होती क्या है? सो सरोगेसी अजीता एक एडवांस ट्रीटमेंट है, ठीक है। आपको मैं बताती हूँ ये ट्रीटमेंट कैसे चलना चाहिए, ये सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट डे आपको सरोगेसी कोई ऐसे ही रिकमेंडेशन नहीं है, आज के कानून को भी आप समझिए कि सरकार ने बोला अगर आपको मेडिकल इशू है तो ये मेडिकल इशू रिलेटेड आपका एक प्रोविजन है। अब उसमें मतलब अगर किसी कपल को हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, फर्टिलिटी इशू है, हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसी को भी या दोनों को भी? दोनों को, अब उसमें चलते हैं हम। सबसे पहले इसमें आता है कि बर्थ डिफेक्ट, बहुत सारी ऐसा हो जाता है, कुछ परसेंटेज ऑफ लड़कियां पैदा होती हैं जो विदाउट यूट्रस पैदा होती हैं। तो अब हमारे समाज में ऐसा है कि लड़कियां बहुत यंग एज में अल्ट्रासाउंड्स वगैरह परिवार नहीं कराते, कंजर्वेटिव ब्रिंगिंग अप है, और ठीक है, शायद ये भी एक मानना है कि मेडिकल प्रॉब्लम जब इंडिकेशन दे तभी डॉक्टर के पास जाओ। वैसे आपका हेल्थी लाइफस्टाइल है तो शादी के बाद कई लड़कियों को पता चलता है कि बच्चा नहीं बन पा रही क्योंकि यूट्रस ही नहीं है, ठीक है। तो वो यूट्रस नहीं है तो वो तो सीधा क्लियर कट इंडिकेशन है, जब यूट्रस ही नहीं है तो बच्चा नहीं हो सकता, तो वो तो स्ट्रेट अवे केस हो जाता है सरोगेसी का। देन वी गेट अ मल्टीपल आईवीएफ फेलियर। आपने कुछ साल कंसेप्शन करने की कोशिश की, फिर आपने एक प्रिलिमिनरी मेडिसिन खाई, डॉक्टर ने बोला ये कमी लगती है आप ये खा के देखिए, फिर आईयूआई करवाया, फिर वो नहीं हुआ। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन बोलते हैं, ठीक है, उसमें कैविटी में हस्बैंड का स्पर्म रखा गया, डॉक्टर ने किया, वो नहीं, वो फेल हो गया, नहीं हो रही है ट्रीटमेंट। मतलब आप आर्टिफिशियल तरीके से आपने इंजेक्ट किया इंजेक्ट, स्पर्म ठीक को है। और आपके आजकल, हस्बैंड? हाँ, आजकल ये आईयूआई किट अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो अगर आपका वो नहीं हो पाता है तो फिर आप आते हैं आप अपना आईवीएफ के लिए। अब आईवीएफ एक प्रक्रिया है जो सरोगेसी का भी हिस्सा है, ठीक है। आईवीएफ और सरोगेसी में पहले हम फर्क देख लें। आईवीएफ की प्रक्रिया जो सरोगेसी से मिलती जुलती है वो ये है कि स्पर्म और एग से, ठीक है, औरत के शुक्राणु से और आदमी के औरत के एग से और आदमी के स्पर्म से हमारे को एक बच्चा बनता है। एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दैट। वो बच्चा आईवीएफ से पहले बनेगा, मतलब आईवीएफ से आपकी बॉडी से वो निकाले जाएंगे, एग्स लेडी की बॉडी से निकाले जाएंगे और स्पर्म आदमी इजैकुलेट करेगा, बच्चा लैब में बनेगा। ये प्रोसेस सरोगेसी के लिए भी चाहिए, ये प्रोसेस आईवीएफ के लिए भी चाहिए। अब जो लेडी तो इसमें जो बहुत सारे लोगों को, लेडीज को जो मिसकैरेज हो जाता है, वो वाली चीज भी रूल आउट हो जाती है, बिकॉज लैब में आप बहुत फाइन तरीके से उसको तैयार कर। एब्सोल्युटली। जब वो बच्चा बन जाता है फिर वो डॉक्टर उसको वापस, अगर तो सेल्फ में रखा जाए, जो माँ बनना चाहती है जिस, तो वो खुद ही अगर बच्चा अपने लिए करना चाहती है तो उसको आईवीएफ की प्रक्रिया, सिंपल हम आईवीएफ बोल देते हैं। लेकिन मतलब खुद आपने जो मदर है उसी के वूम में आपने उसको वापस इंजेक्ट कर वो दिया। अपने लिए बच्चा कर, पहले आपने दोनों के सैंपल्स निकाले, फिर उसको वापस आपने उसी में इंटेंशन मदर के उसमें इंजेक्ट कर दिया। ठीक, तो वो तो हो गया सेल्फ आईवीएफ बोल दो या प्लेन आईवीएफ बोल दो। लेकिन अगर उसके वूम्ब में भी इशू है, ठीक है, मल्टीपल आईवीएफ करा चुकी है, बच्चा नहीं टिक रहा, कैंसर पेशेंट है, हार्ट किडनी का कुछ फेलियर इश्यूज हैं, तो वो अपना वूम्ब नहीं यूटिलाइज कर सकती, एब्सेंट यूट्रस है, तो फिर डॉक्टर उसको सरोगेट के लिए रिकमेंड करता है। नाउ यू गो फॉर अ फर्दर एडवांस ट्रीटमेंट। सो मैं जो यहाँ पे कन्वे करना चाहती हूँ, ये लास्ट स्टेज ऑफ एडवांस्ड ट्रीटमेंट में आती है। अगर हम इसको बहुत आपने जैसे शायद उस सवाल का मैं ऐसे जवाब दे सकती हूँ कि आपने जब बोला लोग सरोगेसी से फिर बोलने से क्यों डरते हैं, बताते क्यों नहीं है, क्योंकि शायद लोग अपनी इनकॉम्पिटेंसी से डरते हैं कि हम खुद बच्चा नहीं पैदा कर पा रहे। और जब एडवांस ट्रीटमेंट, जब डॉक्टर सुजेस्ट करता है कि दिस इज द एडवांस ट्रीटमेंट दैट यू हैव टू गो फॉर सरोगेसी,
तब वो फिर अपना मन बनाते हैं कि ओके वी हैव गॉन थ्रू ऑल। या मे बी बिकॉज इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है, इसलिए शायद लोगों को अभी भी थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। हाँ, अजीता ये भी कारण हो सकता है। और देखिए अडॉप्शन, अब सरोगेसी तो एक महंगा प्रोसेस है, प्रोसीजर है। अडॉप्शन क्यों नहीं चला इंडिया में? ठीक है। हमारे भगवान कृष्ण वासुदेव, अडॉप्शन उनके चलते बहुत एक एक संस्कार, बहुत अच्छा संस्कार माना गया है हिंदुइज्म में खासकर। तो अडॉप्शन जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था और उसको वो नहीं मिला, एक दर्जा नहीं मिल पाया। मे बी बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि जब परिवार में अडॉप्शंस होती हैं, लोग उसको छोड़ के पैसे खर्च के अपना इलाज करा के बच्चा ले रहे हैं, बिकॉज लोगों को ये लगता है कि आप एक बच्चे को एक उम्र तक पालते हैं, जब बच्चे को होश आता है तो परिवार का कोई सदस्य, विसिनिटी का कोई सदस्य जिसको पता है ये अडॉप्शन है, वो उसके बच्चे को जाकर बता देता है, ठीक है, कि आप अपने इस रिश्तेदार के बायोलॉजिकल चाइल्ड हैं, ठीक है, आप बड़े भाई साहब के बायोलॉजिकल चाइल्ड हैं, आपको आपके यंगर ब्रदर जैसे जो आपके फादर है उन्होंने अडॉप्ट किया है। तो वो फ्रेमवर्क, बहुत दृष्टिकोण बच्चे का बदल जाता है, बच्चा डिसबैलेंस हो जाता है। इसलिए लोग शायद नहीं बोल पाते कि सरोगेसी के, बिकॉज लोग चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को उसके वेलफेयर के लिए नहीं ज्यादा बात करें इस चीज के बारे में, उसको यही पता चले कि हमने पैदा किया सो दैट उसका मेंटल वेलबींग में कोई चैलेंज ना आए। दिस कुड ऑल्सो बी अ वेरी वैलिड। ओके, और मे बी इसको हम रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट इन द सेंस कह सकते हैं, हालांकि मतलब पहले से चला आ रहा है लेकिन इतना शायद तब इतना चलन ना रहा हो, अब ज्यादा कॉमन हो गया है। बिल्कुल। तो रिलेटिवली एक न्यू कॉन्सेप्ट है, तो लोगों को बहुत सारी सोशल इसमें इश्यूज भी यस। उठ सकते हैं। अब 1955 से पहले देखें, खैर मुस्लिम्स में अभी भी मल्टीपल मैरिजेस हो जाती हैं, तो वहाँ ये सिस्टम को इस तरीके से हैंडल किया जाता है, इफ वन वाइफ इज नॉट एबल टू गिव अ चाइल्ड, द मैन हैज एन ऑप्शन टू मूव ऑन नहीं, मैरिज। आजकल तो सारे रिलीजन्स में मल्टीपल मैरिज हो जाती हैं, दूसरे में भी ऑप्शन तो है। मैं वही आप डिवोर्स लीजिए, कर लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे ही साथ रह लेते हैं। अब अब इसमें एक अंडरस्टैंडिंग के सो 1955 के बाद हिंदुइज्म को खासकर सिंगल मैरिज का वो एक्ट आ गया दैट यू कांट हैव। सो उसके बाद अडॉप्शन स्टार्ट हुई बिकॉज पीपल वांट टू स्टिक ऑन विद द सेम वाइफ। फिर आपने बोला डिवोर्स रेट्स, देखिए डिवोर्सेस कितने बड़े एक टाइम पर, बिकॉज वन वाज नॉट एबल टू गेट अ चाइल्ड, एंड मैरिज में स्टेबिलिटी भी ला रहा है बच्चे का होना। और फिर उसके बाद में अब ये सरोगेसी ट्रीटमेंट जो होता है, एंड जहाँ मैंने आपको कुछ ऐसे किस्से बताए, कुछ अच्छे किस्से भी आपको बताती हूँ। पंजाब से एक फैमिली आई मेरे पास, एंड आई रियली फेल्ट वेरी नाइस वेयर द इन लॉज, एज आई टोल्ड यू, बच्चा पैदा करना इट्स अ बेबी प्रोजेक्ट फॉर द फैमिली। तो दी इन लॉज ऑल्सो केम टू मी एंड दे सेड कि जी ऐसा है, हमारी बहू के बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, हम सरोगेसी मैडम कराइए, हमें कानून सारा समझाइए, हमारे घर में बच्चा आना चाहिए, कोई बात नहीं, हमारी बहू से नहीं हो रहा बच्चा तो कोई बात नहीं, हम बच्चा करवाना चाहते हैं, वी आर वेरी ओपन फॉर सरोगेसी, बस हमें आप कानून समझाइए कि ये कैसे हो सकता है। तो ऐसे भी अब परिवार हो गए हैं जिनको ये समझ आ गई है कि इट्स ओके कि अगर नहीं हो रहा तो देयर इज अ वे टू गेट अ बेबी इन द फैमिली। राधिका, लेट्स कम टू जो ये पूरी जर्नी होती है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, इस पर आते हैं। अ, जो सरोगेट होती है वो कौन होती है, कैसे उसको कोई भी इंटेंडिंग कपल ढूंढता है, कैसे वो इंटेंडिंग कपल के संपर्क में आती है, हु इज दैट पर्सन जो उनके लिए बेबी कैरी कर। ग्रो करके देती है या कैरी करके देती है। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग सवाल अजीता। आज के टाइम से ही पुराने अब लॉज बदल गए हैं, सो आई विल आंसर व्हाट इज रेलेवेंट फॉर टुडेज टाइम। आज के टाइम के लिए क्या है, सबसे पहले औरत फर्टाइल होनी चाहिए, मतलब वो उसमें वो कमियां नहीं होनी चाहिए, है ना, तो आप ऐसी औरत ही ढूंढेंगे जो आपकी सरोगेट माँ माँ बनने वाली एज लिमिट में हो। अब सरकार ने 25 से 35 साल का क्राइटेरिया कर दिया है कि इस एज लिमिट में औरत आपकी मदद विलिंग हो सकती है, रिलेटेड हो या अनरिलेटेड हो। तो अब आपको वही सिस्टम देखना पड़ता है अपने परिवार में, अगर उस कैटेगरी में आपको एक लेडी मिले जो आपकी मदद कर सके, सो यू कैन टॉक टू योर फैमिली, यू कैन टॉक टू योर नोन वंस। अब इसमें ये फैक्टर आ गया है कि गवर्नमेंट ने कमर्शियल एंगल को बंद कर दिया है कि अगर कोई आपकी मदद करना चाहे तो एक ह्यूमैनिटी की बेसिस में कर दे। पहले क्या होता था और अब क्या होता है? पहले 2021 का जो कानून आया उसके बाद क्या हो रहा है, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले एज लिमिट थोड़ी
बड़ी थी, 45 ईयर्स तक की उम्र की लेडी को आप चूज कर सकते थे सरोगेट बनने के लिए, और उसको आप पैसा दे सकते थे, ठीक है, कंपनसेट कर सकते थे। अच्छा, बट मैं और आपको उसका बता, काम क्या होता था? उसका काम बेबी कैरी करके आपको देना, बट मतलब वही आपके जो सैंपल्स हैं वो इंजेक्ट कर दिए जाते हैं एम्ब्रियो जो बनता है हाँ, उसके वूम में रखा जाता है, और फिर वो जिसको वो डिलीवर करके दे डिलीवर देते हैं। करके दे देती है। दैट्स इट। अब बात ये आ जाती है, उस समय भी हमारा जो कानून बना था वो कॉम्पनसेशन, द वर्ड ऑल अक्रॉस वाज यूज्ड कॉम्पनसेशन, बट ग्लोबली अब द आयरनी इज कि इतने फॉरेन से नेशनल्स आए, इंडिया में आए, इतने बच्चे लेके गए इंडिया से, द वाइब दे यूज्ड टू कम्युनिकेट वाज थैंक्स गिविंग टू इंडिया इन अबंडेंस। कईयों ने अपने बच्चे का नाम इंदिरा, इंडिया, आशा, आई कैन टेल यू गो एंड ऑन एंड ऑन, एंड दे यूज्ड टू कीप इंडियन नेम्स, द नेम ऑफ द सरोगेट वाज देयर नेम। ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का मैच हो रहा है, अगर ऑस्ट्रेलियन टीम नहीं खेल रही तो ऑस्ट्रेलिया वाले इंडियन टीम के लिए चीयर अप कर रहे हैं बिकॉज देव गॉट बेबीज फ्रॉम इंडिया। यूके में ऐसा ही सिस्टम है अगेन, ऐसे ही और देशों से दिवाली की आई हैव अबंडेंट पिक्चर्स with lehenga cholis, Diwali, crackers, and everything, and you feel really good. And you were feeling it's not only making families, it was a bond uniting all across the nations. दैट इज व्हाई आई सेड कि ग्लोबल हब, Global इंडिया hub वाज अ है। ग्लोबल हब। अब आप देखिए, इतना अच्छा लगता था, दिवाली बन रही है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ऐसे ही और सारे ईद बन रही है, ऐसे ही बहुत सारे फेस्टिवल्स बन रहे हैं, तो अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि इंडिया इंडिया को लोग प्यार करने लग गए हैं, इंडिया से लोग जुड़ने लग गए हैं, रिलीजन खत्म हो रहा है, नेशनलिज्म के इश्यूज खत्म हो रहे हैं, बट सडनली यू सी कि इंडिया की बैकलैश होने लग गई। ये बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री है, ये एक ग्लोबल हब है, किराए की दुकान है, ठीक है, जहां बच्चा एक सामान है, राइट। पुअर women were showcased and which you would never like to see। हमारे इंडिया की औरतों की पॉवर्टी, उनकी बेलीज को दर्शाते हुए फोर्ब्स में, डिफरेंट मैगजीन्स में पिक्चर्स आने लग गई ऑल अक्रॉस। इट्स अ मल्टी मिलियनियर। Indians, even to an extent I've heard, Indians are looting the Westerns through baby making boom। ओह, इनके पास पैसा जा रहा है थ्रू बेबी मेकिंग बूम। तो ये बहुत ही एक आयरनी हो गई कि जहां एक आपने एक 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 एंगल देखा कि सब कुछ बढ़ रहा है, सब कुछ जुड़ रहा है, एंड आप अपना एक काम कर रहे हो, आप एक ऐसा लॉयर बच्चों को बाहर भेज रहे हो, यू फीलिंग गुड, ओ ग्लैड, इमिग्रेशन ठीक हो गया, सब हो गया, everything fine, the family got a baby has helped them united as a family. Suddenly this kind of drama and show all across the globe cornering India। तो ये बहुत बड़े मुद्दे सामने आने लग गए और वहां पर सरकार को फिर खड़ा होना पड़ा, ठीक है। और वहां एक ये आ गया कि हमारी औरतें विदेशी लोगों के लिए नहीं बनेगी, फार्म्स नहीं बनेगी, बेबी फार्म्स नहीं बनेगी। और फिर उसके बाद में कानून ऐसे ऐसे गिरता गया कि जिसके ऊपर ये आ गया कि कॉम्पनसेशन का भी एलिमेंट निकाल दिया गया। ये देखिए, ये ना एक बहुत मतलब बड़ी पहले जो हाँ, सर्वेज होती थी उसको compensation। एक अच्छा कॉम्पनसेशन दिया जाता था, मतलब अच्छा खासा हम कह सकते हैं मोटा पैसा दिया जाता था, क्योंकि वो इतना बड़ा काम कर रही है तो उसको एडिक्वेटली कॉम्पनसेट करना जी, बनता है। जी, बिल्कुल। तो लेकिन अब वो कॉम्पनसेशन आप कह रही हैं सरकार ने बंद कर दिया। अब जो सरोगेट्स होती हैं उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता है, अब उनको पैसा नहीं मिलता है। आपको एक पैसा नहीं मिलता, आप एक इंसानियत के रूप में, हम्म। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपसे पूछा था कि सरोगेट कौन कौन होती हैं अभी। उसी पे आते तो हैं, उसमें फिर आपको अब क्योंकि पैसा नहीं चलता तो कौन मदद करेगा ना आप, आपके नोन सर्कल में मदद करेगा, या तो आपकी कोई बहुत अच्छी दोस्त होगी, या आपकी बहुत अच्छी कोई हेल्प होगी ओवर द इयर्स, या आपकी कोई एम्प्लॉय होगी, या आपके साथ किसी का कोई तो रिश्ता होगा, कोई तो नाता होगा ओवर द इयर्स जिसकी आपने मदद की होगी, या वो रिटर्न में आपकी मदद करना चाह रही होगी। तो ऐसे रिश्तों से ही लोग आकर, अगर आप लीगली सोचेंगे समझेंगे, तो वो आके आपकी मदद कर सकते हैं। पर क्या वो रियली कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या आज भी लॉ दिखता कुछ है, दर्पण के पीछे कुछ और है? ये अजीता जी आपको पता ही है कि मैंने बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी पढ़ी हैं जिसमें अभी भी इलीगल तरीके से धड़ल्ले से सरोगेसी हो रही है, जिसमें आप कानून को बाईपास करके निकल जाते हैं और उसमें पैसा भी इन्वॉल्व है, उसमें आप कहीं से भी सरोगेट ले आते हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सिटीज दे आर डूइंग इट, लॉट ऑफ क्लिनिक्स आर डूइंग इट।
वो बहुत इजीली जो मेन पेशेंट है उसके नाम पर जो सरोगेट है उसको रख कर एंड दे डू द होल प्रोसीजर। जी, जी। बिल्कुल ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने भी सुनी हैं, पेशेंट्स भी आते हैं, पेशेंट्स भी बोलते हैं, हम लीगल रास्ते से क्यों जाएँ, जब हमें वही चीज़ इल्लीगल रास्ते से मिलता है। हुँ, बड़ी मुश्किल हो जाती है उनमें ये अवेयरनेस स्प्रेड करने की, दिस इज़ नॉट द राइट वे। हुँ, आज मैं इस जनता को इस पॉडकास्ट के चलते बोलूँगी कि इसके पिटफॉल्स बहुत ह्यूज हैं। अगर आप पहली बात तो इल्लीगल कभी करना ही नहीं चाहिए। जब एक कानून बन जाता है और ये कानून बहुत स्ट्रिक्ट बना हुआ है कानून, इसमें ये क्रिमिनल लॉ है, ये कोई सिविल लॉ नहीं है। ये आपने उल्लंघना की कानून की तो आप कुछ पेनल्टी देके, फाइन देके या कुछ कंपनसेशन देके निकल जाएँगे सरकार से। ये एक क्रिमिनल लॉ है, इस क्रिमिनल लॉ के चलते पेरेंट भी जो इसमें लगा हुआ है, अगर वो इल्लीगल एक्टिविटी में जुट जाता है, तो उसके ऊपर भी नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। तो ये जनता को समझना चाहिए कि जब कानून आता है, आप इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। कल को आप बोलेंगे आप क्लिनिक गए थे, डॉक्टर ने ये बोला था, उसके ये स्टाफ ने ये बोला था, इस तरीके से कर लीजिएगा, हम बड़े भावुक थे, हम बड़े इमोशनली डिस्ट्रेस थे, हमें लगा दिस इज़ द राइट वे टू गो, हम सरकार के द्वार गए, सरकार ने महीनों-महीनों की लंबी वेटिंग लिस्ट दिखा दी हमें, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। देखिए बच्चा तो चाहिए होता है, हम तो अच्छे लोग हैं, हम तो हमारा कोई ऐसा क्रिमिनल वो इंटेंट नहीं था, क्या कर रहे हैं, बच्चा ही तो लेके आ रहे हैं, हमने तो सरोगेट को भी कुछ ऐसा नहीं किया, तो वो नहीं सुनवाई है। हुँ। दैट्स नॉट राइट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट अलाउड। आप कल को चोरी करके बोले मुझे पता नहीं था चोरी अपराध है, तो वो फिर आपकी गलती है। हुँ। आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर डूइंग, आप उसके रेपरकशंस को समझिए, वकील से मिलिए, सारी बात को समझ के फिर अपना एक डिसीजन लीजिए। बिल्कुल ठीक है। कानूनी जो पूरा प्रोसीजर है, क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये मैं आपसे आगे जानूँगी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाह रही थी जिस पे हम बात कर रहे थे, मैं वापस उसी पर लौटती हूँ। वो है जो जर्नी होती है। आई वांट टू एक्सप्लोर दैट इमोशनल एंगल, क्योंकि ये बहुत साधारण चीज़ नहीं है जितना सुनने में लगता है। हुँ। इट इज़ अबाउट ह्यूमन बीइंग्स, इट इज़ अबाउट ह्यूमन बॉडी, येस, इट इज़ अबाउट इमोशंस। येस। जो सरोगेट्स होती हैं, क्या वो बेबी से अटैच्ड होती हैं जितने दौरान वो बेबी को कैरी करती हैं? क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि कोई सरोगेट ने बच्चा देने से मना कर दिया हो या वो उससे अटैच हो गई हो? एक फ़िल्म भी आई थी इससे रिलेटेड, आई रिमेंबर, आप मिमी, अ, जो इसी पर बेस्ड थी, दैट द सरोगेट गेट्स अटैच्ड टू द बेबी। तो क्या रियल लाइफ़ में भी ऐसा होता है? बिल्कुल, होता है, हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ह्यूमन्स ये ह्यूमन्स से हम डील कर रहे हैं। ह्यूमन्स इज़ नॉट अ मशीन, इमोशन है। मिनी मूवी के बारे में मैं अभी बात करूँगी, उससे पहले मैंने जो केस हैंडल किया हुआ है, जो मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, इस कानून आने से पहले देयर वाज़ अ कपल, देयर वाज़ अ सरोगेट मदर, जो चली गई, दिल्ली छोड़ के दूसरे प्रांत में चली गई। और वो दूसरे प्रांत में चली गई बिल्कुल एट द टाइम जब डिलीवरी होने वाली थी। कुछ देर तक तो वो यही कहती रही घर में कोई दिक्कत है, आ नहीं पा रही हूँ, आ जाऊँगी, आ जाऊँगी। बट सडनली जैसे ही आखिर का 1 महीना रह गया होगा, तो कपल को बहुत एंग्ज़ायटी होने लग गई कि अब तो आ जाना चाहिए। अब तो इसको आके यहाँ डिलीवरी के लिए करना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम ये सोच रहे हैं कि सरोगेट को का कोई शोषण ना हो, वहाँ पे मैंने यूजुअली देखा कपल भी ये चाहता है कि इतनी बड़ी लंबी जर्नी की सेफ डिलीवरी हो जाए, बच्चा सेफली उनको मिल जाए। बट सरोगेट वाज़ नॉट रिस्पोंडिंग, फ़ोन्स उसके ऑफ हो गए। फिर पता चला कि वो सरोगेट कह रही है ये बच्चे मेरे हैं, बच्चा मेरा है, सॉरी नॉट बच्चे, बच्चा मेरा है। तो पेशेंट गॉट वेरी मच फ्रीक्ड आउट, ये कैसे हो गया? बच्चा इसका कैसे हो गया? अब पेशेंट डॉक्टर के पास जाके वही पहुँच गया। उसने डॉक्टर को बोला, "डॉक्टर साहब आपने हमारे साथ कुछ फ्रॉड किया है, आपने हमारे साथ कुछ धोखे किए। ऐसा कैसा?" वो लेडी बोल रही है, "बच्चा उसका है, बच्चा तो हमारा है। आईवीएफ ट्रीटमेंट से आपने हमारा बच्चा किया, ये उसका बच्चा कैसे हो सकता है?" डॉक्टर ने अपने सारे मेडिकल रिकॉर्ड की छानबीन की और डॉक्टर ने बोला, "ऐसा नहीं, हमने तुम्हारा ही एमब्रियो डाला है, बच्चा आपका है।" इन द मिडल ऑफ ऑल दिस मेस, दे अप्रोच्ड मी, व्हाट टू डू। अब आप देखिए, अगर बिल्कुल उस समय भी हम एक एग्रीमेंट साइन करवाते थे, अगर उस पेशेंट के पास कोई एग्रीमेंट नहीं होता तो वो इलीगल बन जाता सारा काम। तो हमने उसको बोला कि आप पुलिस के पास एक तुरंत जाके कंप्लेंट रजिस्टर करवा दीजिए। अब पुलिस के पास भी अवेयरनेस कम थी, अपने आप में एक नया मुद्दा आ गया, ये कौन सी प्रक्रिया से बच्चा पैदा हो रहा है,
कि किसी औरत से आपका लीगल राइट है। तो वो पुलिस के साथ मेरी बातचीत भी, उनको अवेयरनेस स्प्रेड करने की बातचीत चल रही थी कि इन द मीनवाइल फिर हमने सरोगेट की काउंसलिंग करके ये समझाया कि तुम्हारे मन में अगर ये भ्रम है कि ये बच्चा, चलो मान भी लिया तुम्हारा बच्चा है, तो बच्चा तो पैदा होगा। बच्चा पैदा होने के बाद जिसका बच्चा होगा, अगर तुम्हारा बच्चा होगा तो आपको मिलेगा, तुम्हारा बच्चा नहीं होगा तो ये पुलिस भी है, ये बच्चा भी है और ये पेरेंट्स भी हैं। तो वो उस तरीके से, सो लकीली जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का डीएनए टेस्ट हुआ, बच्चा पेरेंट्स का निकला और फिर सरोगेट ने बच्चा उनको दे दिया। लेकिन सरोगेट उस समय उसने बोला, देखिए ये भी चीजें हैं, उस समय सरोगेट से जब मैंने बाद में तहकीकात की कि ये तुमने ऐसा क्यों कर रही थी, बच्चा तो देखो उनका निकला, तुम क्यों ऐसा बोल रही थी। देन शी सेड, मेरे अबॉर्शन हुआ था इससे पहले, मेरे जुड़वा बच्चे थे, अपने बच्चे थे, पर मेरा अबॉर्शन हो गया। हम्म। अब मेरा बहुत लगाव हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैंने नहीं सोचा था कि मैं बच्चा रखूंगी, पर मेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मन बन गया। मेरे पति ने भी बोला, अब इतना मेहनत किया, बच्चा रखिए। सो दिस इज वेयर इट इज। मैं यही आपसे समझना चाह रही हूँ क्योंकि आप सरोगेट्स को काउंसिल भी करती हैं, आपके पास सरोगेट्स आती हैं बिकॉज जाहिर तौर पर जब लीगल फॉर्मेलिटीज करनी होती हैं तो वो आप ही की मदद से होती हैं। तो कैसे आप उनको मेंटली प्रिपेयर करती हैं? क्या वो खुद मेंटली प्रिपेयर होकर आती हैं कि यस फॉर 9 months आई विल बी कैरिंग समवन एल्सेस बेबी Yeah. इन माय वूम और मुझे उससे इमोशनली अटैच नहीं होना है? सुनने में बड़ा इम्पॉसिबल सा लगता है कि आप एक लाइफ आपके अंदर जिसको आप ग्रो कर रहे हो और 9 महीने तक आप उससे कोई अटैचमेंट नहीं रखोगे एंड सडनली 9 months के बाद यू विल जस्ट गेट डिटैच्ड। जी। पहले इसमें सरकार ने क्या सेफगार्ड लिया है, ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन गवर्नमेंट के आगे भी आया था, ये क्वेश्चन, एंड आई थिंक थॉटफुली सरकार ने कहा है कि सरोगेट का एटलीस्ट एक बच्चा होना चाहिए। तो इस थॉट से भी आता है कि जैसे मैंने आपको पिछला अभी केस बताया है, उसके बच्चे चले गए थे, उसके पास अपना बच्चा नहीं था कोई भी, फॉर हर टू गेट बैक टू दैट चाइल्ड। तो सरकार ने ये जरूरी कर दिया जरूरी, कि ये मैंडेटरी है कि जो औरत किसी दूसरे की मदद करेगी, पहले उसके पास अपना एक बच्चा, एटलीस्ट एक बच्चा होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जो महिला अगर किसी दूसरे की मदद करना चाहती है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो अगर अपना परिवार पूरा करना चाहती है तो पहले अपना परिवार पूरा करें। अब परिवार पूरा करने का दृष्टिकोण है, आजकल कोई एक बच्चा करता है, दो बच्चा करते हैं। अगर आपका दृष्टिकोण है आपने दो बच्चे करने हैं, तो आप पहले अपना परिवार पूरा कीजिए, फिर आगे आइए किसी की मदद कीजिए। लेकिन सरकार ने फिर भी एहतियात बरता है, बिकॉज आप लॉ में सेफगार्ड ही ले सकते। अगर सरकार को भी किसी प्रक्रिया को आगे चलाना है, उसको एक लीगल सैंक्टिटी देनी है, तो सरकार भी सेफगार्ड्स ही लगा सकती है। तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल तो करने होते सरकार ने हैं कहा है कि पहले तो अनमैरिड औरत को आप सरोगेट नहीं दे सकते, 25 से 35 साल की कैटेगरी की वुमेन को, बिकॉज दैट्स द मोस्ट फर्टाइल ईयर्स ऑफ अ वुमेन। ठीक है, सेफ्टी भी रहती है उसकी। उसके बाद में वो फिजिकली फिट डायग्नोज्ड होगी बाय अ डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। वो मेंटली फिट होगी बाय अ साइकेट्रिस्ट, उसका सर्टिफिकेट लगेगा। बिकॉज शी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज गेटिंग। कल को जैसे ये बोला कोई आके सरोगेट, आप देखिए ये भी कह सकती है, जी मुझे लग रहा था मैं अपने लिए बच्चा पैदा कर रही हूँ, राइट। सो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रही है। इशी दैट मेंटली ओके टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शी गेटिंग इनटू। फिर सरकार ने बड़े सारे फॉर्म्स किए हैं जिसमें उसको डॉक्टर से कंसल्टेशंस होती हैं, वेयर शी अंडरस्टैंड्स व्हाट आर द मेडिकल रिस्क इन्वॉल्व्ड इन दैट। मैरिड वुमेन, आई हैव टोल्ड यू, शी हैज टू बी मैरिड एंड शी हैज टू बी विलिंग। किसी औरत को आप मजबूर करके पुश करके सरोगेट नहीं बना सकते। हम्म। सो ये सारे दायरे को देखते हुए एक सरोगेट मदर किसी की मदद, एक लेडी किसी की मदद कर सकती है। अब उसमें एक फैक्टर है कि आप अपना चाह के, सरकार ने बस यही पैरामीटर्स दिए हैं कि उसमें आप मदद कीजिए। तो अब वो आउट ऑफ द वे जाके कोई मदद करना चाहती, सो दैट्स हर कॉल। आउट ऑफ द वे जाके मतलब विदाउट एनी मनी बेसिकली। ठीक है, तो मनी का कोई भी मतलब आदान प्रदान नहीं है, बट यस कपल को उसकी वेलफेयर देखना है। वो सारा खर्चा जो प्रेगनेंसी रिलेटेड होता है, हो सकता है, वो कपल को ही बेयर करना है। ठीक है, वो वेलबींग ऑफ द सरोगेट इज ऑफ पैरामाउंट कंसिडरेशन फॉर अ कपल। वो कपल देखेगा उसका साथ। सो दैट इज वेयर। तो ये जो पूरा लीगल प्रोसीजर होता है इसमें कितना टाइम लगता है? लीगल प्रोसीजर में देखिए स्टेट वाइज है, इसमें सारे स्टेट्स को पावर दी गई है ऑन अ वेरिएशन फ्रॉम 3 to 4 months to 8 months to a year, anywhere it is happening like this। डिपेंड करता है स्टेट में
वर्कलोड कितना है, ऑफिसर लेवल प्रेजेंस कितनी है। मतलब कितनी स्टेजेस होती हैं? ये इसमें टोटल आप ये मान लीजिए 4 स्टेजेस होती हैं, जिसको मोटा-मोटा 3 लेवल ऑफ डिपार्टमेंट्स में बाँटा गया है। और ओसीआई के लिए सेंट्रल सरकार ने अपने पास भी एक सर्टिफिकेशन रखी है। तो 4 से 5 सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं एक ओसीआई कपल को, और 4 सर्टिफिकेशंस लेनी पड़ती हैं एक इंडियन नेशनल को। और इंडियन का हाँ, इंडियन। और ये वो सर्टिफिकेट्स कहाँ से सर्टिफिकेशन लेनी? सो मेडिकल बोर्ड से आप अपनी पहले जांच कराएंगे, वो आपको कहेंगे यू आर नॉट फिट टू कैरी योरसेल्फ, आपको ऐसी सरोगेसी की रिक्वायरमेंट है। फिर आपका उसी वहीं पे एक अथॉरिटी क्रिएट की जाती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वो आपकी सरोगेट को प्रूव करेगी। फिर आप कोर्ट जाएंगे। जो आपने एक आई थिंक मुद्दा एक और इम्पॉर्टेंट है, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि ये बच्चा लेके भाग जाएगी या विश्वास कैसे है, 9 महीने का बच्चा है। तो फिर हम पेरेंटल ऑर्डर लेते हैं, जिससे कपल के राइट क्रिस्टलाइज हो जाते हैं एज अ पेरेंट। कल को बच्चा देने से मना करती है या कुछ करती है, सो यू कैन नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट, राइट। तो वो पेरेंटल ऑर्डर है। देन उसके बाद में हमारा आ जाता है एक असेंशियलिटी सर्टिफिकेट, जो फिर से वही अथॉरिटी देती है जो सरोगेट को अप्रूव करती है। तो ये एक रूपरेखा है इंटेंडिंग कपल को। बट द प्रॉब्लम अजीता इसमें क्या है कि वो ही सरकारी आला अधिकारी जो हेल्थ के और डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, उन्हीं में से चुनिंदा लोग या कुछ लोगों को ये पैनल में बैठते हैं या करते हैं। दे आर ऑलरेडी बर्डन विथ टू मच ऑफ वर्क। कोई स्पेशल सेल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इतना इम्बैलेंस है बिटवीन एन एंजाइटी फॉर वन टू फॉर्म अ फैमिली, फ्रॉम अ गवर्नमेंट टू टेकिंग और क्लियरिंग देयर फाइल्स। तो आप 8-8, 10-10 महीने, 1-1 साल का जो पीरियड है ना, दैट वेटिंग हॉल इज वेरी वेरी लॉन्ग। तो वो एक कपल के लिए बहुत ज्यादा मानसिक रूप से उनको टॉर्चरस लगता है। तो राधिका, सरोगेसी का कोई ऐसा केस जो आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा हो, या जिससे देखकर आपको भी बड़ी हैरानी हुई हो कि ये क्या केस आया मेरे पास? जी अजीता, ऐसा एक केस हुआ था इस लॉ आने से पहले, जिसमें एक सन था, किसी कपल का बेटा होगा, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ होगा या कोई ऐसी टर्मिनल इलनेस, जिसके चलते वो इंडिया से बाहर इलाज के लिए अपना गए, और वहां पे सन सरवाइव नहीं कर पाया। सो यूजुअली हम भी आज इस एक्ट में भी हमने ये प्रोविजन है कि आप अपनी फर्टिलिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो वहां पर भी कैंसर का ट्रीटमेंट लेने से पहले, या जो भी टर्मिनल इलनेस उनको नहीं होगी बेटे को, उन्होंने उसका स्पर्म सैंपल प्रिजर्व कर लिया, बिकॉज एवरीबडी होप्स की लाइफ ही वुड सर्वाइव, आपको एंड तक होप रहती है। बट अनलकीली उनके बेटा सर्वाइव नहीं किया। अब कॉलिंग हो जाती है। द वे आई हैव टोल्ड यू पहले कि औरतें आज भी अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं अच्छी अच्छी फैमिलीज में। ये एक और नई चीज मैं देखती हूँ कि व्हेनेवर देयर इज अ लॉस ऑफ लाइफ, द कपल वांट्स कि ये अगर स्पर्म है तो मेरा बेटा वापस आ जाएगा या मेरा बच्चा वापस आ जाएगा, ठीक है। और वो तरह तरह से कॉलिंग रहती है उनके अंदर। अब तरह तरह से वो ये कोशिश करते हैं कि अगर इसका मतलब ये रहा है, यहाँ इसका सैंपल है, तो बच्चा आना चाहिए। आई थिंक दैट वाज देयर कॉलिंग। तो उन्होंने वहां पे प्रोसेस करवाया और सरोगेसी से बच्चे हो गए पैदा, ठीक है। इंडिया में प्रोसेस करवाया? आउट ऑफ इंडिया। अच्छा, आर अब वो बच्चे वापस लेके आने किस लिए प्रोसेस करवाया? ग्रैंड पेरेंट्स थे, ठीक है। अब मतलब ग्रैंड son died? बच्चे सन डाइज, उसके जो पेरेंट्स थे वो बच्चे हुए हुए एंड ही वाज नॉट मैरिड? तो बर्थ सर्टिफिकेट पे किसका नाम होना चाहिए? तो Parents दैट वाज पेरेंट्स का। हम्म। अब वो पेरेंट्स का नाम लिखना है, तो वो अथॉरिटीज पूछे वेयर आर द पेरेंट्स, हु इज गोना फिल द फॉर्म, हु इज गोना साइन इट, हु इज द पेरेंट्स आर नॉट देयर। अब इंडियन गवर्नमेंट कहे कि हाउ डू वी गेट देम इन इंडियन बर्थ सर्टिफिकेट्स, ऐसा तो अपने आप में एक नया कानून आ गया, ये नई चीज आ गई। ये तो कोई कानून ही नहीं है। एटलीस्ट एक पेरेंट तो सरवाइव कर रहा होता है, जब वी नो कि दिस सर्वाइव। सो वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और उससे बड़ा हाईलाइट उस समय उस केस ने किया कि वेयर दैट इज हाउ गवर्नमेंट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि इसके अराउंड तो लॉ लाना पड़ेगा हमें, फॉर बिकॉज दीज काइंड ऑफ थिंग्स, आपका जेनेटिक मटेरियल बाहर पड़ा है, अब उसको कोई भी यूटिलाइज करके उससे बेबीज कर सकता है। सो दैट इज वेयर द गवर्नमेंट स्टार्टेड ब्रिंगिंग लॉ इन इट। सिंगल मेल सरोगेसी एक नया चैलेंज है। अगर आप सरोगेसी के चैलेंजेस पूछो, चीजें पूछो, वेयर द गवर्नमेंट इज नॉट कंफर्टेबल टू अलाउ सिंगल मेल टू हैव a child, and the understanding which I am gathering is maybe because of the reason कि आपको पता नहीं है कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो गवर्नमेंट इज नॉट कंफर्टेबल और डजंट हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि एक सिंगल मेल विल बी एबल टू ब्रिंग अप अ गर्ल चाइल्ड, यू नो।
तो ये सारी चीजें हैं, नुआंसेस हैं। इसके चलते मतलब कुछ ऐसे किस्से भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे आपने ये बात छेड़ी तो दिमाग में बैक ऑफ माय माइंड दे आते हैं। अ, एक फैमिलीज में आजकल डोनेशन, हमने शायद ये मुद्दा नहीं पिक किया, स्पर्म डोनेशन या एग डोनेशन का मुद्दा। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं। एक मेरे पास बड़ा ही यूनिक केस आया जिसमें टू ब्रदर्स आर देयर एंड बोथ ऑफ देम आर मैरिड, राइट। अब वो जो है बड़े भाई साहब में कुछ प्रॉब्लम होगी। अब फैमिली वांट्स कि छोटे बेटे का ही स्पर्म सैंपल लिया जाए, बट अब ये बात बड़े ब्रदर को नहीं समझा सकते बिकॉज ही इज ऑल्सो वेल प्लेस्ड इन लाइफ, अदरवाइज अ नाइस मैन। ठीक है, तो कंफर्ट नहीं है फैमिली का बताने में कि यू हैव अ प्रॉब्लम और तुम्हारे स्पर्म से बच्चा नहीं हो सकता। तो अब छोटे भाई का स्पर्म सैंपल, अब फैमिली वाज थिंकिंग इन अ वे कि ये स्पर्म सैंपल यूज हो जाए किसी तरीके से, और क्योंकि मिलता-जुलता डीएनए होगा तो बच्चा जब पैदा हो जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा बिकॉज़ बोथ ऑफ देम आर ब्रदर्स, द फैमिली विल हैव द सेम डोनेशन। तो लोगों को ये भी प्रॉब्लम है, जहाँ आप सरोगेसी की बात कर रहे हैं, लोग जब स्पर्म डोनेशंस लेते हैं तो लोगों को ये भी प्रॉब्लम है कि वो बताना नहीं चाहते अपने हस्बैंड्स को या वाइफ्स को कि देयर कुड बी अ डोनर एग पॉसिबिलिटी इन्वॉल्व्ड इन दिस। तो तो इस ऐसे केस में मुद्दे, क्या हुआ? तो हमारा तो यही एजुकेट करना होता है कि नहीं, इस कंसेंट केस में, में क्या हुआ? इस केस में उनको यही दे केम टू अस कि डॉक्टर ने तो मना कर दिया उनको कि आई कांट डू दिस, यू नीड टू टेक अ कंसेंट। हम्म, देन उनको रूपरेखा समझानी पड़ती है कि इसका आगे बढ़कर क्या हो सकता है। आगे बढ़ के दिस कैन लीड टू इवन डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैट्रिमोनियल लाइफ ऑफ द यंगर सन। यू नीड टू थिंक अबाउट इट प्रॉपरली बिकॉज अगर आप इस तरीके से छुपाकर चीजें कर रहे हैं, मतलब अनएथिकल चीजें भी होती हैं, हाँ, अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, और वो फैमिलीज में भी होती है। फैमिलीज में एंड फैमिलीज में, एज आई टोल्ड यू, इंडिया में आज भी बहुत कम घरों में शायद लड़का लड़कियों की शादी हो रखी है, लेकिन सारी कॉल टेकिंग इन लॉज लेते हैं बहुत सारे केसेस में। उनका बहुत ये रहता है कि नहीं, इसमें हम बहू को समझा लेंगे, आप इस तरीके से। सो व्हाट आई वांटिंग टू टेल यू इज कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें यंग कपल्स आर नॉट अवेयर व्हाट विच वे टू गो। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैरिजेस व्हेन आई से, बिकॉज टुमारो एक के पार्टनर को नहीं पता कि मेरा हस्बैंड दे रहा है दूसरी उसकी वाइफ को, राइट, और उधर से उसके पार्टनर को नहीं पता कि मेरी वाइफ मेरे ब्रदर इन लॉ से, मतलब मेरे छोटे भाई से ले रही है। तो बहुत सारे एंगल्स और कंफ्यूजन्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स फ्यूचर के लिए खड़ी हो सकती हैं, और वो फिर मैरिजेस को परमानेंटली ब्रेक करती हैं। तो इसलिए एक लॉयर की काउंसलिंग होनी बहुत जरूरी है। यू मस्ट कम कोई ऐसा एक्ट विच आप गुड फेथ में, ऑफ कोर्स ब्रदर विल डू इन गुड फेथ अ जेस्चर फॉर द एल्डर ब्रदर, लेकिन क्या वो रेडी है कि अपनी वाइफ को बिना बताए, उससे बिना साझा किए वो ये कर रहा है, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो बियर करने को रेडी है। सो ये सारी चीजें हम बहुत ट्रांसपेरेंटली कपल को बिठा के समझाते हैं व्हेन दे कम फॉर अ लीगल काउंसिल। तो जो भारत का कानून है, अब जब से जो प्रॉपर कानून आया है, इसमें एक तो अब फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो सरोगेसी नहीं करवा सकते इंडिया में आके, उनके लिए बैन हो गई है। हो गया बिल्कुल। इसके अलावा जो लिव इन कपल्स होते हैं उनके लिए क्या है, जो सिंगल इंडिविजुअल्स होते हैं, पीपल हु आर नॉट मैरिड एंड इफ दे वांट टू हैव अ बेबी, जैसे कि मैंने बॉलीवुड का एग्जांपल शुरू में दिया था, हाँ जी। ठीक है, उनके लिए क्या प्रोविजन है? देन जो सेपरेटेड या डिवोर्स्ड मेल और फीमेल्स आर देयर, उनके लिए क्या प्रोविजन है? सो लिव इन का तो देखो अभी सैंक्टिटी मैरिड कपल को ही दी है। लिव इन रिलेशनशिप में गवर्नमेंट ने सरोगेसी अलाउ नहीं की है। सेम सेक्स कपल में गवर्नमेंट ने सरोगेसी अलाउ नहीं की है। सिंगल मेल को गवर्नमेंट ने सरोगेसी अलाउ नहीं की है। सिंगल फीमेल को गवर्नमेंट ने, जो डाइवोर्स्ड है उसको सरोगेसी या विडो है, वो भी ऑफ अ लिमिटेड एज ग्रुप, उससे बियॉन्ड अगर वो क्रॉस कर जाती हैं तो वो भी सरोगेसी अवेल नहीं कर सकती। तो ये बहुत हाँ, तो सारी किस एज ग्रुप में? 35 टू 45 में अगर कोई विडोड है लेडी या वो डिवोर्स्ड है, तो वो सरोगेसी, इफ शी इज अनएबल टू कैरी देन शी कैन अवेल सरोगेसी। पर ये बहुत सारे लॉज जो ये बनाए, एंड व्हाट अबाउट सिंगल वुमेन? सिंगल women unmarried can't avail surrogacy. She has to go for IVF treatments only, एंड right? सेपरेटेड?
सेपरेटेड वुमेन कैन नॉट गो फॉर सरोगेसी। सेपरेटेड, इससे मैं दर्शकों को एक बात ये भी कहूंगी कि हमारा स्टेटस को हम डिफाइन करते हैं लॉ के रूप से। ईदर यू आर मैरिड और यू आर सिंगल, राइट। सेपरेटेड में क्या हो जाता है कि आपका हस्बैंड वाइफ का टैग रहता ही है साथ में। यू माइट बी स्टेइंग सेपरेटली, विच कुड बी थ्रू कंसेंसस एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं, या अभी भी एग्रीमेंट इन द सेंस नहीं बनती, वो भी एक एग्रीमेंट ही है कि अलग अलग रह रहे हैं, बातचीत ही नहीं हो रही। दैट्स ऑल्सो an agreement or a judicial separation. But judicial separation then has to be defined. Usually judicial separation is a step lesser than divorce. Divorce में आपके सारे ties sever हो जाते हैं। जुडिशियल सेपरेशन ये होता है कि ये मियाँ बीवी रहेंगे, बस जस्ट दे कांट स्टैंड बाय ईच अदर, तो ठीक है ये अलग अलग रह ले, बट इनका सब कुछ वो एक रहेगा, विद कंसेंट चलेगा आगे। कुछ भी अगर बच्चों में डिवीजन होती है, कुछ भी आगे चलता है, या कुछ भी इन्होंने आगे करना है, फॉर दैट लॉ विल टेक देम एज हस्बैंड एंड वाइफ। सो इसलिए सेपरेटेड को किसी औरत सरोगेट, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, मैडम ये हमारी जान पहचान की है पर हस्बैंड इसको छोड़ के चला गया, ठीक है, ये हमारे लिए सरोगेट बनेगी, लेकिन हस्बैंड नहीं आया है यहाँ पर, तो पता ही नहीं जी कहाँ पर है, आया ही नहीं, 5-6 साल से आया नहीं है, शी इज नोन टू अस, इज नॉट ओके फॉर बीइंग अ सरोगेट मदर। राधिका, एक और चीज है, वो ये कि एक तो मेडिकल कंडीशन हो गई जिस वजह से लोगों को सरोगेसी की तरफ जाना पड़ता है, उसको हम एक तरह की मजबूरी कह सकते हैं, एक तरह का कंपल्शन कह सकते हैं। बिल्कुल। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ कपल जो बायोलॉजिकली दे डोंट वांट टू कंसीव देयर ओन बेबीज। आप इसको फैशन कहें, आप इसको ट्रेंड कहें, किसी को लगता है मेरी फिगर ना खराब हो जाए, किसी का कुछ और रीजन हो सकता है, कोई अपना प्रोफेशन सफर नहीं करना चाहता, मैटरनिटी लीव नहीं लेना चाहता, लंबे समय तक बेबी को उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, वो जो 9 मंथ्स होते हैं वो उस चीज से नहीं गुजरना चाहते। तो क्या इन लोगों के लिए व्हाट इज द प्रोविजन? कानून तो कोई प्रोविजन नहीं बना के रखा है इन चीज़ों के लिए, बिकॉज मेडिकल इश्यूज से ही है। बट मैं एक बात समझती भी हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं तो ट्रेंड बन चुका है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा लोग नहीं अवेल कर पा रहे होंगे, ये ट्रेंड बन चुका है। इसको दो तरीके से, या तो लोग इंडिया से बाहर जाकर इसको अवेल कर रहे होंगे, या फिर ये हो जाता है कि कानून तो अंधा है, उसको जो आप एविडेंस दिखाएंगे वो देखेगा। हमारी फाइल में हमारे पास एविडेंस आता है, मेरे को हम जांच करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि इनको क्यों नहीं हो रहा, तो हमको जो फाइल दिखती है हमें उसमें बिलीव करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है किसी के साथ एक्चुअली फैक्चुअली हुआ होता है पर वो प्रूव ही नहीं कर पाते, लेकिन जो प्रूव कर देगा उसके पास एक्चुअली फैक्चुअली है या नहीं है, वो एक एविडेंस की बात है। सो लाइक आई सेड, कानून अंधा है, आपको दिखाना है उसको कि व्हाट डू यू विश टू डू इट। सो उस तरीके से अगर ये ट्रेंड है कि लोग करना नहीं चाहते और किसी तरीके से कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लॉ को शायद मैनेज कर पा रहे हैं, या वो किसी तरीके से वो अंधा कानून को कुछ दिखा पा रहे हैं कि उनको वो उस तरीके लॉ इज ऑल अबाउट अ पीस ऑफ पेपर। अ पीस ऑफ पेपर जिसको आप एविडेंस लाइए। मेरा पहला होता है कि आप मुझे ये प्रॉब्लम बता रहे हैं, गेट मी द पीस ऑफ एविडेंस, देन ओनली आई कैन बिलीव दैट व्हाट यू से मींस एंड हैव। तो मतलब लोग लॉ को भी मैनिपुलेट कर लेते हैं। जी ऐसा है, देखिए आज मैं आपके शो पे ब्लैक एंड व्हाइट बन के आई, सो बहुत सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट हैं। हम ग्लास को कैसे देख रहे हैं और चीज को उस समय कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। कानून एक कला भी है और एक साइंस भी है। अगर ये प्योर साइंस होती ना अजीता, जो किताब में लिखा है उसको पढ़ दो, जो किताब में अवेलेबल है उसको कर दो, तो एक वकील कभी कला ना इस्तेमाल कर पाता और उसको आर्ट का कभी एक फॉर्म नहीं दिया जा सकता था। तो इसलिए इट्स ऑलवेज एन आर्ट एंड अ साइंस, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर केस। मैं इस बात को उसी तक मतलब आपको ये कहना चाहूंगी कि वहीं पर है ये बात। लेकिन अब कानून अंधा कहा है, अब तो पट्टी हट गई है आंखों से। हाँ, आपके शो पे आके हमने बहुत सारी इन अनफिल्टर्ड बातें की हैं, तो ऑफ कोर्स इसीलिए कि पट्टी हटाने के लिए, सो दैट द मासेस गेट टू नो द रियलिटी। लेकिन दैट इज वेयर इट इज। मैं बहुत जल्दी से समराइज करने के लिए चाहती हूँ कि हम ए से लेके जेड तक शॉर्ट में अपने व्यूअर्स को ये बताएं, व्हाट काइंड ऑफ अ जर्नी इज सरोगेसी, किसको सरोगेसी की तरफ जाना चाहिए, एंड इज दिस अ कॉस्टली अफेयर, एंड इफ यस तो कितना कॉस्टली अफेयर है। तो ए से लेके जेड तक पहले हम
एक ब्रीफ दे देते हैं। ब्रीफ दे देते हैं, बिल्कुल। सो देखिए, स्टार्टिंग करते हैं मैरिड कपल, अभी इसी को मान के चलते हैं। फिर आप अपना चेक कीजिए, आप इंडिया के नेशनल्स हैं, फेयर इनफ। आप बाहर रहते हैं, आपका इंडियन ओरिजिन है, तो आप इंडिया में सरोगेसी अवेल कर सकते हैं। उसके बाद में एज क्राइटेरिया होता है। तो आपकी मेडिकल, आप ऑफ कोर्स एक कपल एज क्राइटेरिया को छोड़ के आप देखिए, आप में अगर कोई मेडिकल इशू है, मेडिकल एज क्राइटेरिया भी बता दें। हाँ, मेडिकल इश्यू है तो मेडिकल इश्यू में आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, डॉक्टर और लॉयर को भी कंसल्ट कीजिए पैरेलली, बिकॉज़ डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन असेस करेगा, लॉयर आपके लीगल पैरामीटर्स को, जिसमें एज आएगी, वन ऑफ द फैक्टर, योर नेशनैलिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर, अ पार्ट ऑफ व्हाट योर डॉक्टर हैज़ टोल्ड, येस दिस इज़ द कंडीशन, उसको लॉयर वेरीफाई करेगा, आपके एविडेंस को वेरीफाई करेगा। अगर आपको ये मेडिकल कंडीशन है, आप बोल रहे हैं आपका यूट्रस एब्सेंट है, क्या आपके पास कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड है व्हिच कैन इंडिकेट कोई ऐसी रिपोर्ट? आई एम जस्ट गिविंग अ सिंपल फैक्ट। तो इस तरीके से हम पूरी फाइल को तैयार करते हैं। तो ये आपके हो गया। फिर आपको अप्रूवल्स की स्टेज पे आप आ जाते हैं। पहले आप मेडिकल बोर्ड के पास जाएँगे, फिर आप अपनी मेडिकल बोर्ड अगर आपको अप्रूव कर देती है कि जी हाँ, आपकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है, तो आप जाइए सरोगेसी के लिए। फिर जब आप सरोगेट को लेके जाएँगे, उसका कमिटी अप्रूवल देगी। उसको कहाँ से लेकर जाएंगे? सरोगेट को अब आप अपने नोन सर्कल्स का, सरकार तो यही कहती है कि इट्स अ नॉन कमर्शियल एक्ट। रादर सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर बहुत नजरिया बहुत ही बेहतरीन नजरिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रही है सरकार को कि आज के टाइम में इज इट रियली पॉसिबल कि कोई बिना पैसे के सरोगेट बनेगा? हम्म। ये एक सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन है। एंड इज इट फेयर कि कोई बिना और जहाँ पैसे फैमिलीज में इतना बड़ा टैबू है, बात ही नहीं होती है, वहां पे आप फैमिली में किसको तैयार करेंगे सरोगेसी के लिए, किसको और करें? कौन तैयार होगा? एंड एज आई टोल्ड यू, इसको उस डॉट से कनेक्ट करें कि अडॉप्शन अडॉप्शन फेल हो गई, तो अगर आप अपनी बहन या भाभी से बोलेंगे कि मुझे आप सरोगेसी से बच्चा पैदा करके देंगे, तो कल को भाभी खड़ी हो सकती है कि डोमेस्टिक वायलेंस है, मुझे मजबूर किया गया परिवार ने कि तुम बच्चा पैदा करके दो, तभी इस घर में वो एंगल खुलेगा, ब्लैकमेलिंग आपका हो सकती है ब्लैकमेलिंग हो जाएगी। फैमिली में। बहन बहन के लिए क्या समाज बातें नहीं बनाएगा कि क्या इसका अपने ब्रदर इन लॉ के साथ कोई अफेयर है, ये प्रेग्नेंट कैसे घूम रही थी, बच्चा ब्रदर इन लॉ का बच्चा है, वो समाज एक दृष्टिकोण अपनाएगा। फिर उसके बाद में क्या आप खुश रहेंगे कि आपने बच्चा ले लिया और ना अपने बहन को सम्मानित किया या भाभी को आपने कुछ रिवॉर्ड दिया विद इन द फैमिली? आई हैव हर्ड दैट पीपल, आप एक केस जीत जाते हैं अगर अपने किसी परिवार में, तो आपके घर तोहफे आ जाते हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं, अपने परिवार की आपने सिजेरियन से या किसी और तरीके से डिलीवरी की है, तो आपके घर में गिफ्टिंग आ जाती है ह्यूज लेवल की। क्या वो लेन देन नहीं है? क्या वो कमर्शियल एंगल नहीं है? ठीक है। सो जब आप डॉक्टर से मिलेंगे, मेडिकल इंडिकेशन आपकी होगी, और वकील से आप वाकई फैक्चुअल फाइल्स के सारे पैरामीटर्स को आप समझेंगे, उसके बाद में आपकी फाइल अप्रूवल के लिए चली जाती है। मेडिकल बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद में आपकी सरोगेट अप्रूव होती है, फिर कोर्ट से आप पेरेंटेज ऑर्डर लेते हो, क्रिस्टलाइजिंग योर पेरेंटल राइट्स ओवर द चाइल्ड टू बी बॉर्न, और फिर उसके बाद में सरकार आपको एक संयुक्त एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट दे देती है। तब जाता है फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर का। फिर एक डॉक्टर कर पाती है एक सरोगेट में एम्ब्रियो ट्रांसफर। जब वो ट्रांसफर होता है, फिर प्रेगनेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर हो जाती है तो बच्चा डिलीवर होगा, आपके घर खुशी आ जाएगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती तो फिर आप 3 बार, मतलब टोटल 3 बार एक सरोगेट में अटेम्प्ट कर सकते हो। वो भी अगर सरोगेट विलिंग है, मतलब डॉक्टर एक औरत में 3 बार बच्चा रखने की कोशिश कर सकता है। अच्छा। और उस अटेम्प्ट से जब प्रेगनेंसी हो जाती है, और ये प्रेगनेंसी एनी प्रेगनेंसी जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी, उसके मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं, वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो फिर आपके घर में खुशियां 9 महीने के बाद आपके घर में खुशियां आएंगी, फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और अगर आप इंडिया से बाहर विदेश में रहते हैं, तो फिर आपको अपना इमिग्रेशन प्रोसेस करवाना। सो ये एक ए टू जी आपकी एक रूपरेखा है मैंने कपल हैज टू ऑफकोर्स सक्सेस। ठीक है राधिका, आई थिंक दिस समराइजेज द होल थिंग। हमने कोशिश की है कि लोग जो है वो सरोगेसी को लेकर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उनको से ये समझ में आए कि सरोगेसी क्या होती है। जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं वो इसको ऑप्ट करने का अगर प्रोसीजर जानना चाहते हैं, तो आई एम श्योर उनको इस पॉडकास्ट से ज़रूर हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो वेरी मच राधिका फॉर योर टाइम, फॉर कमिंग हियर एंड फॉर दिस वंडरफुल कॉन्वर्सेशन। थैंक यू अजीता, इट्स ऑलवेज लवली प्लेजर, और इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर शो। थैंक थैंक यू यू सो सो मच। थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं आज का ये पॉडकास्ट आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़
डू सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड विद अजिता जैन पॉडकास्ट, क्योंकि हमारी कोशिश यही है अपने पॉडकास्ट में हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करें, आपको एजुकेट करें, इन्फॉर्म करें in the easiest manner, simplest manner, and unfiltered manner. Thank you for watching.